नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आर्य में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स में आपका एक पेपर है बेसिक अकाउंटिंग। इसके थ्योरी वाले पोर्शन को मैं लेकर आया हूँ। यह 5वां भाग है। इसके पहले इसके 4 भाग आ चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और यहाँ दाहिने कोने में भी आप टच करके देख सकते हैं। पहले इन सभी को आप देख लें, उसके बाद यह वीडियो देखें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। चौथा हमारा जो शब्द है वो है रेवेन्यू। इसे आय, हिंदी में आय भी कहते हैं, राजस्व भी कहते हैं। आय या राजस्व, जितना भी इनकम रेगुलर नेचर का बिजनेस को होता है उसके टोटल को हम रेवेन्यू कहते हैं। एक व्यवसाय को रेगुलर नेचर ट्रांजैक्शंस के माध्यम से होने वाली सभी प्राप्तियां रेवेन्यू कही जाती हैं। तो व्यवसाय का काम क्या होता है? क्या तो वो चीज़ों को मैन्युफैक्चर करते हैं या दूसरों से खरीदते हैं और बाद में उसे बेचते हैं। तो यहाँ पे रेवेन्यू किसे कहा जाएगा? ऐसी धनराशि जो माल या सेवा को बेचकर हमें मिलती है, सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसके माध्यम से जो भी धनराशि हमें मिलती है इसे हम रेवेन्यू में शामिल करते हैं। इसके अलावा रेवेन्यू में और भी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है, हमने उसे रेंट पर दे दिया। यदि हमारे पास कुछ पैसे एक्स्ट्रा बचे हुए थे उसे हमने शेयर वगैरह में इन्वेस्ट कर दिया और उससे हमें डिविडेंड मिल रहा है। डिविडेंड क्या होता है? जो व्यक्ति किसी कंपनी का शेयर खरीदता है उसे कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा मिलता है। तो उस हिस्सेदारी की वजह से जो पैसा आपको कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है उसे हम डिविडेंड कहते हैं। आपके पास कुछ पैसे थे, आपने बैंक में जमा कर दिए, उससे आपको इंटरेस्ट मिला। यदि आपने कुछ ऐसा काम किया जो कमीशन बेसिस पे होता है और आपने कुछ कमीशन कमाया, तो ये सारी इनकम भी जो है ना, ये रेवेन्यू में शामिल होंगी, क्योंकि ये सब रेगुलर बेसिस पे आप करते हैं। बिजनेस में रेगुलर बेसिस पे करते हैं और भी जो रेगुलर बेसिस पे होने वाली आय हैं, ये सारे आयों का टोटल जो है वो रेवेन्यू कहा जाता है। अब अगली बात आती है इनकम। हिंदी में इसे भी आय कहा जाता है। तो देखो, हिंदी में थोड़ा सा रेवेन्यू और इनकम दोनों का एक ही शब्द कहा जाता है, आय। रेवेन्यू को कभी कभी प्राप्तियां भी कह दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर सबसे फेमस वर्ड है आय। तो रेवेन्यू को भी आय कह दिया जाता है, इनकम को भी आय कह दिया जाता है, लेकिन वास्तव में इन दोनों में फ़र्क है। रेवेन्यू का मतलब है वो सभी धनराशि जो आपने कहीं ना कहीं से प्राप्त की अपने रेगुलर ऑपरेशन के कारण। लेकिन इनकम क्या है? इनकम जो है, एक तरीके से समझिए कि आपने जो भी रेवेन्यू कमाया है इसमें से आप जब एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं, यानी खर्चों को माइनस कर देते हैं, तब आपको इनकम पता चलती है। रेवेन्यू तो मतलब ये है कि आपके पास जितना पैसा आया उसका टोटल रेवेन्यू हो गया। अब उस पैसे को कमाने के लिए आपको कुछ खर्च भी तो करना पड़ा होगा। यदि माल आप बेच रहे हैं, माल बेचने से आपको आमदनी हो रही है, तो उस माल को बेचने के लिए आपने दुकान लिया होगा किराए पर, बिजली का खर्च आप कर रहे होंगे, स्टाफ रखा होगा आपने, माल को डिलीवरी कराने के लिए डिलीवरी वैन रखा होगा। तो ये सारे खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर। जब आपको जो भी पैसा मिला उसमें से आप अपने खर्चों को घटा देते हैं, तब आपको पता चलती है कि आपकी नेट इनकम क्या है या आमदनी क्या है। तो इस आय का मतलब आमदनी से है और रेवेन्यू वाली आय का मतलब प्राप्तियों से है। तो इंग्लिश में तो इन दोनों का शब्द अलग दिया हुआ है, मीनिंग भी अलग है, लेकिन हिंदी में थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि कभी हम रेवेन्यू को आय कह देते हैं, कभी इनकम को आय कह देते हैं। तो दोनों में अंतर है। इसके बाद अगला शब्द आता है एक्सपेंडिचर, और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है एक्सपेंसेज। दोनों की हिंदी है खर्च। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंसेज में भी बहुत डिफ्रेंसेज नहीं करते हैं लोग, लेकिन दोनों की मीनिंग में थोड़ा सा अंतर है, बारीक अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, यहाँ पे एक्सपेंसेज अभी मैं काट देता हूँ क्योंकि एक्सपेंडिचर के बारे में हम देख रहे हैं। तो किसी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए, किसी गुड्स यानी सामान को प्राप्त करने के लिए, या किसी सेवा को प्राप्त करने के लिए
जो भी भुगतान हम करते हैं वो चाहे कैश में हो, चाहे किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करके हम उसका भुगतान करें, या लाइबिलिटी के रूप में उसे हम दिखाकर भुगतान को दिखाएं। यानी हमने उधार माल खरीदा तो ये हमारे लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी। यदि हमने सामान के बदले सामान खरीदा तो हमने किसी प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया, और यदि हमने कैश में सामान खरीदा तो कैश हम देंगे। तो किसी संपत्ति को, सामान को या सेवा को प्राप्त करने के लिए हम जो भी भुगतान करते हैं उसी को एक्सपेंडिचर कहा जाता है। अब देखिए, एक्सपेंडिचर दो तरीके के होते हैं। पहला होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि ऐसे खर्चे जो उन चीज़ों पर या उन चीज़ों को प्राप्त करने हेतु किए जाते हैं जिनकी उपयोगिता 1 वर्ष से कम है। यानी हम कोई ऐसी चीज़ खरीदना चाहते हैं जिसकी उपयोगिता हमारे लिए 1 वर्ष या उससे कम की है, तो ऐसे खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में रखते हैं, और इसी को दूसरे शब्दों में आप एक्सपेंसेज कह सकते हैं। दूसरा आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? ऐसे खर्चे जो अस्थाई संपत्तियों के या अस्थाई संपत्तियों को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। इन खर्चों की उपयोगिता जो है कई सालों तक होगी, 1 साल से ज़्यादा अवधि के लिए होगी। यानी जो करेंट एसेट के ऊपर खर्च किया जाता हो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसे खर्चे हैं जिन्हें अस्थाई संपत्तियों को क्रय करने के लिए किया जाता है। यानी फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए जो खर्चा किया जाए वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में आता है। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक्सपेंसेज कह सकते हैं। तो इसके बाद जो टर्म आता है वो है डेटर्स। डेटर्स का हिंदी होता है देनदार। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हमसे उधार माल खरीदा हुआ है और उनका पैसा अभी तक हमें नहीं प्राप्त हुआ है या उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, ऐसे व्यक्तियों को देनदार या डेटर्स कहा जाता है। ये हमारे लिए संपत्ति होती है। संपत्ति क्यों होती है? क्योंकि इन्हें उधार माल हमने बेचा है, ये भविष्य में हमें कुछ पेमेंट देंगे, यानी हमारे लिए आमदनी का एक साधन बनेंगे या हमारी संपत्ति में वृद्धि करने का एक जरिया बनेंगे। हमारे कैश या बैंक में वृद्धि होगी जब इनसे पेमेंट मिलेगा। तो क्योंकि माल हमने इनको बेच दिया है और इनसे अभी भुगतान पाना बाकी है, तो तब तक इनको हम अपने एसेट के रूप में दिखाते हैं कि भाई ये हमें भविष्य में बेनिफिट देंगे, अभी नहीं दे पाए हैं। तो इसके बाद बात आती है क्रेडिटर्स। इसे कहते हैं लेनदार। जिस प्रकार हमसे लोग उधार माल खरीदते हैं वैसे ही हम भी तो दूसरे लोगों से उधार माल खरीद सकते हैं। बिजनेस में उधार चलना तो सामान्य बात है। तो क्रेडिटर उन लोगों को कहते हैं, ऐसे व्यक्ति या संस्था जिनसे हमने उधार माल खरीदा है परंतु अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है। वो व्यक्ति पैसे पाने का अधिकारी होगा भविष्य में। यानी भविष्य में हमारे लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट होगी, इसलिए इसे लाइबिलिटी माना जाता है। हमारे लिए एक लाइबिलिटी है कि हमें उन्हें पैसे पेमेंट करने हैं। तो ऐसे व्यक्ति या संस्था जिनसे हमने उधार माल खरीदा है और अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है, वो हमारे लिए लेनदार होंगे, क्योंकि वो लेने के अधिकारी हैं। यहाँ देखिए, देन और लेन, हिंदी में यदि याद करना हो तो देन और लेन को याद कीजिएगा। जो व्यक्ति हमसे लेने के लिए उत्तरदायी है वो क्रेडिटर कहा जाएगा, जो व्यक्ति हमको देने के लिए उत्तरदायी है वो डेटर्स कहा जाएगा। अगला आता है वो है गुड्स। गुड्स का हिंदी होता है माल। वे सभी चीज़ें जो बेचने के उद्देश्य से खरीदी जाती हैं, ऐसी सभी वस्तुएं जिसमें संस्था व्यापार करती है तथा इन्हें बेचने के उद्देश्य से खरीदा जाता है। जैसे कोई संस्था यदि फर्नीचर का व्यवसाय कर रही है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स होगा। लेकिन यदि वही संस्था फर्नीचर का व्यवसाय करने की बजाय
वो कपड़े का व्यवसाय कर रही है और कपड़े के व्यवसाय में फर्नीचर को उसने लगाया है ताकि वो अपने सामान को दिखा सके, ग्राहकों के बैठने के लिए फर्नीचर लगवाया है। तो ऐसे केस में फर्नीचर गुड्स में नहीं आएगा, एसेट में आएगा। तो गुड्स में केवल वो चीज़ें आती हैं जिसमें वास्तव में संस्था व्यापार करती है, उन्हीं को गुड्स माना जाएगा। बाकी जितनी भी संपत्ति है या बाकी जितने भी आइटम हैं वो एसेट में चले जाते हैं। अब देखिए, गुड्स के अकाउंट को 5 भागों में बांटा जाता है। इनको 5 अलग-अलग नामों से अकाउंटिंग में यूज किया जाता है। पहला जो नाम है वो है परचेज। जब व्यापारिक वस्तु को खरीदा जाए तब उसे परचेज कहते हैं। लेकिन जब कोई एसेट खरीदी जाती है तब उसे परचेज अकाउंट में नहीं डालते हैं, तब उसे एसेट अकाउंट में डालते हैं। मान लीजिए हमने कोई मशीन खरीदी तो मशीन अकाउंट को डेबिट करेंगे। यदि हमने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट करेंगे, यानी उस पर्टिकुलर एसेट के अकाउंट में डेबिट किया जाता है। लेकिन जिस चीज़ में संस्था व्यापार कर रही है, यदि हम कपड़े का व्यवसाय कर रहे हैं और कपड़ा हमने खरीदा बेचने के लिए, तो वहाँ पे क्लॉथ अकाउंट डेबिट नहीं होगा, वहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट होगा। नाम तो उसे परचेज दिया जाएगा, लेकिन एक तरीके से वो गुड्स अकाउंट ही होगा। ठीक है ना। ये गुड्स अकाउंट को ही 5 अलग अलग नामों से यूज किया जाता है अकाउंटिंग में। दूसरा होता है सेल्स। जब व्यापारिक वस्तु को बेचा जाता है तो यह विक्रय या सेल्स कहलाता है। ये भी गुड्स अकाउंट का ही एक पार्ट है। जब माल खरीदेंगे, जो माल में हम व्यापार कर रहे हैं वो माल यदि हम खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट को इफेक्ट में लाएंगे। यदि माल को हम बेचते हैं तो वो सेल्स अकाउंट को हम इफेक्ट में लाएंगे। अब इन्हीं का जो है विपरीत होता है परचेज रिटर्न, या इसे हम कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड, क्रय वापसी। जब किसी से खरीदा गया माल वापस किया जाए तो उसे रिटर्न आउटवर्ड या परचेज रिटर्न कहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमने माल खरीदा, माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है या क्वांटिटी जितना हमने मंगाया था उससे ज़्यादा क्वांटिटी हमारे पास आ गई है, या और कोई रेट वगैरह का इशू है जिसकी वजह से माल हमें वापस करना पड़ रहा है, क्वालिटी में कोई इशू है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जिस व्यक्ति से हमने माल खरीदा है उसे हम माल वापस करते हैं। तो जब माल वापस किया जाता है तो उसे कहा जाता है परचेज रिटर्न। इसी का दूसरा स्वरूप सेल्स के केस में देखेंगे तो अगला वर्ड आता है सेल्स रिटर्न। इसे रिटर्न इनवर्ड कहा जाता है, विक्रय वापसी। जब कोई व्यक्ति हमसे माल खरीद कर ले जाता है और उसमें कोई कमी होने की वजह से वापस कर देता है तो इसे हम सेल्स रिटर्न कहते हैं। यानी जब बेची हुई चीज़ वापस आएगी तो सेल्स रिटर्न कहा जाएगा, और हमने जो वस्तु खरीदी है उसे हम वापस करेंगे तो उसे परचेज रिटर्न कहा जाएगा। अब ये दूसरा नाम जो है रिटर्न आउटवर्ड या रिटर्न इनवर्ड, ये कैसे रखा गया है? कॉन्सेप्ट ये है कि जो माल हमने खरीदा है, परचेज किया है, उसे वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न। ऐसे केस में क्या होगा कि हमने जो माल खरीदा है वो हम अपने संस्था से बाहर किसी अन्य व्यक्ति को भेजेंगे, इसलिए इसका नाम दे दिया गया रिटर्न आउटवर्ड, यानी बाहर जाने वाला सामान। ऐसे ही सेल्स रिटर्न के केस में क्या है कि जो माल हमने बेचा है वो हमारे पास वापस आता है तो उसे सेल्स रिटर्न कहते हैं, और जब माल वापस आता है तो वो बाहर से अंदर की ओर आता है। जिस व्यक्ति को हमने बेचा है वो अदर पार्टी है, बाहरी पार्टी है, और उसके माध्यम से हमारी संस्था में माल वापस आ रहा है, इसलिए इनवर्ड फ्लो हो रहा है, अंदर की ओर माल आ रहा है, तो इसे रिटर्न इनवर्ड कह दिया जाता है। इसके बाद आगे देखते हैं, इसका 5वां जो शब्द यूज होता है वो होता है स्टॉक। इसे कहते हैं हिंदी में रहतिया। पूरे साल क्रय विक्रय होता रहता है, परचेज सेल्स होता रहता है, हम माल मंगाते हैं बेचते हैं, मंगाते हैं बेचते हैं। लेकिन साल के अंत में ज़रूरी नहीं है कि जितना माल हमने परचेज किया है वो सारा का सारा माल बिक ही जाएगा। कुछ माल हमारे पास बचा हुआ रह सकता है, तो ऐसे बचे हुए माल को हम स्टॉक या रहतिया कहते हैं। यानी उन वस्तुओं का मूल्य जो वर्ष के अंत में बिना बिके हमारे पास बची रह जाती हैं,
उसे स्टॉक कहते हैं। वर्ष के अंत में जो भी वस्तु हमारे पास बची रह गई, बिकी नहीं, तो वो वस्तु का जो मूल्य होगा वो स्टॉक के रूप में लिखा जाएगा। तो ये है सब का सब गुड्स अकाउंट। गुड्स अकाउंट का ही ये पांचों पार्ट है। यदि हम परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं तो गुड्स अकाउंट प्रभावित होता है। सेल्स अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करेंगे तो भी गुड्स अकाउंट प्रभावित होगा। यानी हम ट्रांजैक्शन को 5 अलग अलग नामों से रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इन पांचों रिकॉर्डिंग का इफेक्ट एक ही अकाउंट पे आएगा। वो कौन सा अकाउंट है? गुड्स अकाउंट। सुविधा के लिए ये 5 नाम दे दिए गए हैं ताकि गुड्स के लेन देन में नेचर पता चल सके कि किस नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ है। ठीक है। और गुड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पूरे व्यवसाय का कामकाज जो है गुड्स के ही चारों ओर घूमता है। माल के ही चारों ओर सारी क्रियाएं व्यवसाय की होती हैं। इसलिए इसे सुविधा के लिए 5 अलग अलग नाम दे दिए गए हैं उनके नेचर के हिसाब से। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे की चीज़ें हम अगले पार्ट में देखेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू।